एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो एक्ट है हमारा बैंकिंग के कोर्स में वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। और उसी के अंदर हमारे पास जो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है सर, और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में लॉन्ग का जो क्वेश्चन आ सकता है वो है डिफाइन बिल ऑफ एक्सचेंज अलॉन्ग विद इट्स काइंड्स। ठीक है जी, तो आइए चलते हैं इसकी काइंड्स की तरफ। हमारे पास जो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की सर डेफिनेशन है कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, एक ऐसा कागज़ का टुकड़ा जिस पर ये लिखाई हुई है कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। और वो जो लिखाई है वो क्या है, वो अनकंडीशनल ऑर्डर है। यानी हकीकत ये साबित हुई कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कभी भी कंडीशनल नहीं हो सकते। सबसे पहली बात तो ये होगी। फिर दूसरी बात, साइन बाय द मेकर, जिसने बिल को बनाया है सर वो उस पर साइन करेगा। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, एक मखसूस वो शख्स होना चाहिए कि जिसने पेमेंट करनी है, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। ठीक है जी, एंड टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पैसों की ही पेमेंट होगी। ठीक, यानी अब इस डेफिनेशन में इस बात की, इस बिल ऑफ एक्सचेंज के कैरेक्टरिस्टिक भी छुपे हुए हैं कि अनकंडीशनल ऑर्डर है, मेकर का साइन होगा और एक डायरेक्शन दी जाएगी एक सर्टेन पर्सन को कि उसी ने पेमेंट करनी है और सिर्फ पैसों की पेमेंट करनी है। टू, यानी जो शख्स बिल बना रहा है उसे ही बिल की पेमेंट की जाए। और टू द ऑर्डर ऑफ, यानी अगर मुझे पैसे ना दिए जाएं, कि अगर मैं ऑर्डर कर रहा हूँ तो या तो मुझे पैसे दे दिए जाएं, टू कॉमा लगा के फिर उसके बाद, और टू द ऑर्डर ऑफ, या फिर मेरे कहने पर किसी और को पैसे दिए जाएं। ठीक है ना, और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। ठीक है जी, और उसके बाद आखिर में और टू द बेयरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और अगर कोई बंदा स्पेसिफाइड ना हो तो फिर जिसके पास वो बिल होगा वो बंदा एंटाइटल होगा बिल की पेमेंट रिसीव करने के लिए। अब बिल को बनाने वाला, द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज़ ड्रॉवर, वो शख्स जिसने बिल को बनाया है वो ड्रॉवर है, जिसने बिल की पेमेंट करनी है वो ड्रॉई है, और जो बिल की पेमेंट रिसीव करेगा वो पेई होगा। अब यहाँ पर एक मिसाल देख लेते हैं कि अली ने गुड्स बेचे अहमद को 50,000 के क्रेडिट पर, और बिल बनाया अहमद के नाम पर अली ने। ठीक है जी, कि आगे चल के जो है वो अहमद पेमेंट करेगा। अली हो गया ड्रॉवर, अहमद हो गया ड्रॉई जिसने बिल की पेमेंट करनी है, और अली ही अब वो थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पर्सन है जिसने आगे चल के बिल की पेमेंट वसूल करनी है। अब हम अगली काइंड्स पर जो है वो चलते हैं, जो मेनली हमारी काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसको हमने डिस्कस करना है। अब हम काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो बिल ऑफ एक्सचेंज की काइंड्स हैं वो काइंड्स बाय प्लेस, जिसमें इनलैंड बिल, फॉरेन बिल, बिल इन सेट। फिर उसके बाद काइंड्स बाय टाइम, जिसमें हमारे पास डिमांड बिल, टाइम बिल आता है। और इसके बाद फिर हमारे पास डॉक्यूमेंट्री बिल, जिसमें हमारे पास सर क्लीन बिल होता है, और डॉक्यूमेंट्री बिल के अंदर फिर हम मज़ीद जब डिटेल में जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्री बिल अगेंस्ट एक्सेप्टेंस और डॉक्यूमेंट्री बिल अगेंस्ट पेमेंट होती है। फिर उसके बाद काइंड्स बाय पेमेंट के अंदर हम आते हैं तो बेयरर बिल, ऑर्डर बिल, और फिर उसके बाद सर हम आते हैं अदर काइंड्स पे, जहाँ पर हमारे पास ट्रेड बिल और एकोमोडेशन बिल है। तो मैं काइंड्स बाय प्लेस पे चाहता हूँ। सबसे पहले सर आप ये देखें कि इनलैंड बिल के अंदर काइंड्स बाय प्लेस में इनलैंड बिल पे जब बिल बनाने वाला, बिल ड्रॉन एंड पेबल विद इन द सेम कंट्री, जिसने बिल बनाया है, जिसने बिल की पेमेंट करनी है, दोनों सेम मुल्क में है, मौजूद हैं। ठीक है जी, ड्रॉन इन वन प्लेस विद इन द कंट्री, मिसाल के तौर पे कराची में बिल बना था, ठीक है, या लाहौर में बिल बना था, और पेमेंट उसकी कराची में होनी है। जैसा कि मैंने एग्जांपल में लिखा है कि बिल ड्रॉन इन लाहौर एंड पेबल इन कराची, तो इसका मतलब इट इज़ पेबल विद इन द सेम कंट्री। और फिर जो है वो सेम कवानीन के तहत ही पेमेंट होगी। जो उसकी डायग्राम में सिंपल है कि ड्रॉ लाहौर में मौजूद है और ड्रॉई जिसने पेमेंट करनी है वो कराची में मौजूद है। हम अगली काइंड पर चल लेते हैं। काइंड्स बाय प्लेस की अगली काइंड जो है वो हमारे पास है फॉरेन बिल। अगर बिल बनाने वाला एक मुल्क में है और बिल की जिसने पेमेंट करनी है वो दूसरे मुल्क में, तो फिर ये इंटरनेशनल ट्रेड आ जाएगी सर। यहाँ पर ऐसा होगा कि दो मुल्कों के कवानीन आएंगे, दो मुल्कों की जो है वो फॉरेन एक्सचेंज प्रोसीजर्स होंगे। यानी बिल बना है पाकिस्तान में और पेमेंट उसकी सऊदीया में होनी है। बिल ड्रॉन इन वन कंट्री एंड पेबल इन अनदर कंट्री। डायग्राम के हिसाब से पाकिस्तान के अंदर ड्रॉवर बैठा है, बहुत मुमकिन है, और ड्रॉई जो है वो सऊदी अरब में। अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं, बिल इन सेट। अच्छा जी, बिल इन सेट
सर बिलिंग साइड पे बात कर रहे हैं हम। अ फॉरेन बिल इज़ ऑफन प्रिपेयर्ड इन मल्टीपल आइडेंटिकल पार्ट्स कॉल्ड अ सेट। एक ऐसा बिल जो इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन में यूज़ हो रहा है, जिसकी कई सारी कॉपीज़ हमने बना दी, और ऑब्वियसली जब इसकी कॉपीज़ हम बनाएंगे तो एवरी पार्ट इज़ नंबर्ड। इन कॉपीज़ पर हम नंबर लिखेंगे, कॉपी नंबर 1, कॉपी नंबर 2, कॉपी 3, कॉपी 4, कॉपी 5। मल्टीपल ड्रॉइज़ के केस में ऐसा होता है। मिसाल के तौर पे एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें ए से लेकर ई तक कॉपीज़ बनेंगी, क्योंकि ए से लेकर ई तक पार्टनर्स हैं। पेमेंट ऑफ वन पार्ट मेक्स दी अदर्स इनवैलिड। ऑब्वियसली अगर ए से लेकर ई तक पार्टनर को मैंने ड्रॉअर ने एक बिल की 5 कॉपियाँ बनाकर भिजवाई, और पार्टनर सी कहता है कि मैं बिल की पेमेंट को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं आने वाली तारीख पर पेमेंट कर दूँगा, और ये पूरी पार्टनरशिप फर्म की जानिब से पेमेंट कहलाएगी, तो पेमेंट ऑफ वन पार्ट मेक्स दी अदर्स इनवैलिड। ऑब्वियसली बाकी सारी बिल की कॉपीज़ भी कैंसिल हो गई, और अब ज़ाहिर है उनकी कोई अहमियत नहीं रही, क्योंकि एक पार्टनर ने एक्सेप्टेंस दे दी पूरी फर्म की जानिब से कि वो बिल की पेमेंट कर देगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कॉपीज़ ऑफ द सेम फॉरेन बिल ऑब्वियसली इज़ बिल इन सेट। अब हम आगे चलते हैं सर, हम बात करते हैं काइंड्स बाय टाइम में डिमांड बिल। सबसे पहले काइंड्स बाय टाइम में हमारे पास डिमांड बिल आता है, जिसको डिमांड बिल या साइड बिल कहते हैं। अ बिल पेबल इमीडिएटली व्हेन प्रेजेंटेड। अगर बिल की पेमेंट देन एंड देयर हो, अगर लिखा हुआ हो कि भाई कोई फ्यूचर टाइम पीरियड नहीं है, बिल की पेमेंट जो है वो ऑन डिमांड या एट साइट हो रही है, तो ऐसा बिल डिमांड बिल कहलाएगा। जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है पे ₹20,000 ऑन डिमांड, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इसी वक्त पे करो। इसका मतलब है एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट देन एंड देयर। ठीक है जी। इसके बाद हम आगे चलते हैं टाइम बिल पे। ऑब्वियसली टाइम बिल में टाइम पीरियड स्पेसिफाई होता है। आपको ये बात याद रखनी होगी कि जो बिल की ज़िंदगी होती है, जो बिल का मैच्योरिटी टाइम पीरियड होता है, वो 3 महीने होता है। उसके बाद 3 ग्रेस डेज दिए जाते हैं। ऑब्वियसली द बिल पेबल आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड, इट हैज़ अ फिक्स मैच्योरिटी डेट। ऑब्वियसली टाइम पीरियड गिवन है, उसी पे पेमेंट होनी है। क्रेडिट पीरियड इज़ अलाउड। जाहिर है 3 महीने का टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा, इसके अंदर आप पे करेंगे। नहीं पे करते तो आपको 3 ग्रेस डेज दिए जाते हैं। टोटल 90 डेज प्लस 3 ग्रेस डेज। ओके। अच्छा, कॉमनली यूज इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑब्वियसली बिल ऑफ एक्सचेंज इज आफ्टर ऑल द ट्रेड बिल। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि पे ₹50,000 आफ्टर 90 डेज, यानी अगर मैं आज जनवरी में हूँ तो जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद से पेमेंट की डेट आएगी। ठीक है, अप्रैल की पहली तारीख से जो है वो आप बिल की पेमेंट की डेट समझें कि अप्रैल की पहली तारीख को बिल की पेमेंट है। अब उसके बाद आपको 90 डेज ऊपर मिल सकते हैं। ठीक है, फिर भी पे नहीं करेगा तो 3 ग्रेस डेज मिल जाएंगे, फिर बिल एक्सपायर हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं काइंड्स बाय डॉक्यूमेंट। काइंड्स बाय डॉक्यूमेंट में हमारे पास क्लीन बिल होता है। सबसे पहले सर एक ऐसा बिल कि जिस पे कोई ऐसा शिपिंग डॉक्यूमेंट्स या कोई कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए गए। बहुत बड़ी कंपनी का बिल है, ठीक है जी, बहुत बड़ी रिनाउंड ऑयल कंपनी है, उसको हम जो है वो एक बहुत बड़ा रिनाउंड बायर है पेट्रोलियम का, वो उसको ऑर्डर दे रहा है। तो ऑब्वियसली उसके परचेज़ ऑर्डर के ऊपर जो बिल सामने से ऑयल कंपनी बना के देगी, तो वो कोई शिपिंग डॉक्यूमेंट्स या कोई भी सच कोई ऐसी अटैचमेंट नहीं लगा के देगी, क्योंकि इट इज़ रिलाइंग ऑन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बायर। जनरली इज़ यूज वेयर पार्टीज ट्रस्ट ईच अदर। ऑब्वियसली आपस में डेली एक दूसरे के साथ डीलिंग करते ही हैं, इतने बड़े लेवल पे तो कोई मसला ही नहीं है। बैंक्स को भी नॉलेज होती है। अ बिल सेंट विदाउट इनवॉइस, रेलवे रिसीट और बिल ऑफ लीडिंग। कोई कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स वगैरह जो शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स होते हैं या कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसकी ऐसा जगह डिटेल ना दी जा रही हो, तो ऑब्वियसली ऐसा बिल जो है वो क्लीन बिल कहलाएगा। अच्छा, अब हम काइंड्स बाय डॉक्यूमेंट को 2 कैटेगरी में लेके जाते हैं। एक होता है डॉक्यूमेंट्री बिल बाय एक्सेप्टेंस और एक होता है डॉक्यूमेंट्री बिल बाय पेमेंट। तो पहले हम बात करते हैं काइंड्स बाय डॉक्यूमेंट की, कि इसके अंदर होता क्या है कि एक ऐसा बिल जहाँ पे शिपिंग डॉक्यूमेंट्स और कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच होंगे, जैसे इनवॉइस, बिल ऑफ लीडिंग, रेलवे रिसीट, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स। ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है सेलर को कि भाई ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच किए थे और इनके अगेंस्ट जो है वो गुड्स आपको डिलीवर हो जाएंगे। जाहिर है तो बायर भी या इंपोर्टर भी जो है वो थोड़ा इस चीज़ को देखकर जो है वो सिक्योर्ड फील कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्री बिल अगेंस्ट एक्सेप्टेंस पर। डॉक्यूमेंट सर जैसे ही बायर बिल को एक्सेप्ट करेगा वैसे ही डॉक्यूमेंट उसको हैंड ओवर कर दिए जाएंगे और पेमेंट ज़ाहिर है मैच्योरिटी डेट पर
लेटर जो है वो बायर करेगा। ठीक है जी। अब इसकी एक मिसाल ये है कि आज आप एक्सेप्ट कर लें कि आप जो है वो 60 दिन के बाद पेमेंट करेंगे, और अगर बायर ऐसा करता है, बायर कहता है कि हाँ भाई मैं 60 दिन के बाद पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ, तो उसकी जानिब से एक्सेप्टेंस हो गई और डॉक्यूमेंट रिलीज़ कर दिए जाएंगे, और फिर डॉक्यूमेंट बायर वसूल कर लेगा, और 60 दिन के बाद जब ज़ाहिर पेमेंट की डेट आएगी तो बायर उसके ऊपर बिल के ऊपर जो है वो पेमेंट कर देगा। तो ये तो हो गई डॉक्यूमेंट्री बिल अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। अब हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट वाले केस में। ठीक है सर। सर डॉक्यूमेंट्री बिल में हमारे पास एक हेडिंग है डॉक्यूमेंट्री बिल अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, एक बिल है एक हेडिंग है डॉक्यूमेंट्री बिल अगेंस्ट पेमेंट। तो डॉक्यूमेंट्री बिल अगेंस्ट पेमेंट के अंदर मीनिंग है वो ये है कि डॉक्यूमेंट्स आर डिलीवर्ड ओनली आफ्टर पेमेंट इज़ मेड। सर डॉक्यूमेंट तो सिर्फ तभी आपको रिलीज़ किए जाएंगे, बायर साहब आपको डॉक्यूमेंट सिर्फ तभी मिलेंगे जब तक आप पेमेंट ना कर दो। जैसे ही बायर पेमेंट करेगा वैसे ही उसको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। तो इसका जो फीचर है वो ये हुआ कि इमीडिएट पेमेंट इज़ रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली कि जब इमीडिएट पेमेंट कर देगा बायर तो वो बिल्कुल गुड्स भी ज़ाहिर है सिक्योर्ड हासिल करेगा, और उससे पहले डॉक्यूमेंट्स उसको मिल जाएंगे पेमेंट करते ही, जो कि सिक्योर करेंगे हमारे सेलर को। इट इज़ ग्रेटर सिक्योरिटी फॉर द सेलर। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रिलीज आफ्टर पेमेंट। ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट जो है वो सिर्फ आपको तभी मिल सकते हैं जब आप पेमेंट देंगे। सही है। पे फर्स्ट रिसीव डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट आप पहले देते हैं, डॉक्यूमेंट्स ले लें। फ्लो बिल्कुल आसान है, पेमेंट जैसी ही होगी बायर की जानिब से, बायर को डॉक्यूमेंट सेलर दे देंगे। ठीक है सर। तो ये था डॉक्यूमेंट्री बिल अगेंस्ट पेमेंट। अब हम आगे चलते हैं और हम काइंड्स बाय पेमेंट पे बात करते हैं। पहले हमारे पास आ जाता है बेयरर बिल। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा हुआ है कि आई ऑर्डर टू पे मिस्टर, अब वो मेंशन ही नहीं है, मिस्टर के आगे डैश लगा हुआ है। ठीक है। कोई बंदा ही नहीं मेंशन, आई ऑर्डर टू पे मिस्टर, उसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, या आई ऑर्डर टू पे बेयरर 1 लाख रुपीज़ फॉर वैल्यू रिसीव्ड। मैंने जो उससे गुड्स लिए हैं उसके बदले में उसको 1 लाख रुपीज़ मिल जाएं। किसको मिलें ये स्पेसिफाई नहीं है। तो द बिल इज़ पेबल टू हुएवर प्रेजेंट्स इट। जो बिल को प्रेजेंट करेगा उसको पेमेंट हो जाएगी, बिकॉज नो पर्सन नेम इज़ रिक्वायर्ड या नो पर्सन नेम इज़ स्पेसिफाइड। इट इज़ ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी। जैसे डिलीवर हुआ वैसी पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि होल्डर ही वो बंदा है जिसको पेमेंट होनी है, नाम स्पेसिफाइड नहीं है किसी का भी। ठीक है जी। तो ऐसा बिल बेयरर बिल होता है। रिस्की भी होता है क्योंकि पार्टी का नाम ही मेंशन नहीं है। फिर हम आ जाते हैं ऐसे बिल पे जो ऑर्डर बिल है। इट इज़ पेबल टू द पर्सन हु इज़ स्पेसिफाइड, जिसका नाम गिवन है। ठीक है। या फिर उसके कहने पर उसी को पेमेंट होगी। ठीक है। द नेम ऑफ द पेई इज़ मैंशनड, जिसको पेमेंट होनी है उसका नाम मैंशनड है। ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। ऑब्वियसली एंडोर्समेंट का प्रोसीजर होता है, बिल के पीछे 2 सिग्नेचर्स होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद बिल ट्रांसफ़र हो जाएगा। सही। एंड डिलीवरी, ऑब्वियसली जहाँ पर डिलीवर करना है उसको डिलीवर करेंगे, तो एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, उसके बाद पेमेंट होगी। तो दैट इज़ मोर सिक्योर दैन बिल। ऑब्वियसली बेयरर बिल से ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि बेयरर बिल पे तो कोई बंदा स्पेसिफाई नहीं था। ठीक। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है पे टू द ऑर्डर ऑफ अली। ऑब्वियसली अली के ऑर्डर पे ही पेमेंट होगी अब यहाँ पर। सही है। तो यहाँ पे मेंशन है बंदा। सही। तो अब एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी वाला पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पर काम आएगा, विच मेक्स इट वेरी सिक्योर दैन द बेयरर बिल। इसके बाद हम आ जाते हैं अदर काइंड्स में। उसमें हमारे पास आता है कोई भी बिल, ऐसा बिल जो जेन्युइन बिजनेस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट हुआ हो। इट इज़ ट्रेड बिल। ठीक है जी। ये ट्रेड बिल, मैं यहाँ पे सब हेडिंग लगाना भूल गया, ट्रेड बिल है ये। और ट्रेड बिल ऑब्वियसली हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज भी जनरली कहला रहा होता है। एंट्री बनती है बिल्स रिसीवेबल डेबिट, बिल पे पेमेंट लेनी है, सेल्स क्रेडिट, और बायर या इंपोर्टर बनाता है बिल्स पेबल क्रेडिट और परचेजेस डेबिट। तो यहाँ पर इसके बाद जो हमारे फीचर्स हैं बेस्ड ऑन एक्चुअल सेल ऑफ गुड्स, कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रही है ऑब्वियसली सर, और ये बहुत कॉमन टाइप है बिल की। सही। अच्छा, इसके अलावा एक ऐसा बिल जो मैंने अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए बनाया हो, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन ना हो, तो वो एकोमोडेशन बिल है।